नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं फिरोज और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, कल हमने पाठ स्टार्ट किया था कार्बन एवं इसके प्रमुख यौगिक। उसमें बताया था कि आज वर्तमान में हम जितने भी खाद्य पदार्थ या कोई भी दैनिक जीवन में सामान काम में लेने उन सब में अधिकांश में कार्बन प्रमुख तत्व पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में था कार्बन की प्रमुख विशेषता, परमाणु क्रमांक, उसका द्रव्यमान संख्या, उसका प्रतीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके जो प्रमुख गुण है जैसे श्रृंखलन का गुण पाया जाता है उसमें, और उसकी चतुष्फलक होता है। ये दो प्रमुख गुण होते हैं कार्बन के। कार्बन की जो प्रमुख दो विशेषता होती है ना, कि प्रमुख विशेषता जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक ज्ञात है। देखो, सबसे पहली विशेषता है कार्बन चतुस्संयोजी। कार्बन क्या है? चतुस्संयोजी। दूसरा, कार्बन में प्रमुख रूप एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये दो मेन विशेषता है कार्बन की। जो दो मेन विशेषता है, कार्बन एक तो चतुस्संयोजी होता है, दूसरा कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे कार्बन के बहुत सारे यौगिक ज्ञात कर लिए हैं। चतुस्संयोजी का मतलब है इसकी चार संयोजकता है। ये चार संयोजकता पूरी करने के लिए चार अन्य परमाणु से जुड़ सकते हैं। इसके बाद श्रृंखलन का मतलब हो गया, ये इस साल में आया कि श्रृंखलन किसे कहते हैं? कार्बन या कार्बन अन्य परमाणु के साथ जुड़कर कार्बन या कार्बन अन्य परमाणु के साथ जुड़कर श्रृंखला का निर्माण करता है। इस क्रिया को बोलते हैं श्रृंखलन। या अनेक कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला बना लेते हैं, इसे बोलते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब हो गया श्रृंखला बनाने का। एक नंबर का प्रश्न था, श्रृंखलन किसे कहते हैं? कार्बन के अनेक परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला बना लेते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। इसको बोलते हैं श्रृंखलन। अब आगे देखिए, फिर इसके बाद मैंने बताया था मेथेन, एथीन और एथाइन। ये तीन इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताई। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना आ सकती है साहब। तो देखिए, इसका सूत्र होता है CH4, एथीन का C2H4, इसका है C2H2। इसमें देखो, मेथेन के अंदर एक कार्बन परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो देखो, एक तो कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु, बीच वाला ये कार्बन मान लिया और ये हाइड्रोजन मान लिया। एक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु से? चार से। और देखिए, कार्बन की जो बाएं या संयोजकता कोष होती है ना, बाएं कोष, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है चार। कितनी होती है? चार। और हाइड्रोजन की बाएं कोष में होती है एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का साझा रह गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, इसलिए इनके मध्य कौन सा बंध पड़ गया? एकल बंध। इधर वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इधर हाइड्रोजन के बीच में भी एकल बंध, इधर भी नीचे भी एकल बंध और इधर भी एकल बंध। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। किसकी? मेथेन की। ठीक है। इसी प्रकार एथीन में के अंदर देखो, दो कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हैं। दो कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हैं, दो परमाणु आपस। अब इन दोनों कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? चार। दोनों कार्बन परमाणु से कितने जुड़े हुए हैं? चार हाइड्रोजन। चार हाइड्रोजन का मतलब हो गया प्रत्येक कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। एक ये जोड़ दिया हाइड्रोजन, एक ये जोड़ दिया, एक ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक इधर ये हाइड्रोजन। देखो, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। देखो, दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? दो। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? दो। ठीक है। अब इनके देखो, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके बाह्यतम कोश में चार थे कार्बन के, एक इलेक्ट्रॉन इधर कम आ गया, एक हाइड्रोजन का आ गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया। अब इसके पास कितने कार्बन के पास? चार होते हैं। चार में से दो तो काम आ गए, दो इधर, दो इसके और दो इस कार्बन के। इसी प्रकार इधर
तो इसकी संरचना की हमने कार्बन इधर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो एकल बंध, एक एक का साझा किया तो एकल बंध। ये कार्बन और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा? दो दो इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ क्या कौन सा बंध है? क्या द्विबंध। और इधर ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक इलेक्ट्रॉन का। ये सूत्र किसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र हो गया? एथेन का। इसी प्रकार एथाइन दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और दो हाइड्रोजन, तो इससे पता चला कि एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस कार्बन के का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने होते हैं? कार्बन के पास होते हैं कुल 4 में से एक इधर काम आ गया, तो बच गए कितने? 3 बच गए ना 5 में, ये 3। इधर वाले के भी एक काम आ गया तो कितने बच गए? 3 है ना। अब देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एकल बंध। इस कार्बन के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होने के कारण कौन सा बंध आएगा? त्रिबंध। और ये एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ना। इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सी भी एक एग्जाम में आ सकती है। मेथेन, एथीन एवं एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, नाम से पता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। कार्बन एवं हाइड्रोजन से, कार्बन व हाइड्रोजन या हाइड्रोजन व कार्बन से निर्मित यौगिकों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो लिख सकते हो, वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन एवं हाइड्रोजन के जुड़ने से हुआ है। ये कार्बन एवं हाइड्रोजन मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सा एकदम। आगे देखिए, अब अगला इसमें दिया है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किस प्रकार इनको बांटा है? तो देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक तो होता है खुली श्रृंखला वाली, खुली श्रृंखला वाले, एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले। दो श्रृंखला से कौन से हैं? बंद श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले को हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं विवर्त। और बंद श्रृंखला वाले उनको बोलते हैं सहवर्त। क्या बोलते हैं? सहवर्त। अब देखिए खुली श्रृंखला वाले भी दो भागों में बटे। एक तो होते हैं संतृप्त यौगिक, दूसरे होते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिकों के अंदर आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। और एल्केन में क्या होता है? कार्बन के मध्य एकल बंध। कौन सा बंध होता है? एकल बंध। असंतृप्त के अंदर दो प्रकार के, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के अंदर कार्बन के मध्य होता है द्विबंध। और एल्काइन के अंदर कार्बन के मध्य होता है त्रिबंध।
ठीक है। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है एल्किन में, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है। इसकी संख्या देखो, इस कार्बन की देखो 1 2 3 4। एल्केन के अंदर आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि, ऐसे और बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल। जबकि एल्कीन के अंदर मेथिन नहीं होता, एथीन होता है। पहला इसका होगी क्या, वो कौन सा, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके उदाहरण एल्काइन के हो जाएंगे एथाइन, इसमें मेथाइन नहीं होता, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आदि, ये उनके उदाहरण है। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ये जानना केवल एकल बंध ही हो सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य केवल कौन सा बंध हो सकता है, एकल बंध है। जबकि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो सकता है, द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। इसीलिए एल्कीन और एल्काइन के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2, तभी ये द्विबंध और त्रिबंध संभव है। एकल बंध तो में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य हो जाएगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कभी भी द्विबंध और त्रिबंध नहीं होता। ठीक है। आगे देखिए, बंध श्रृंखला के अंदर है, एक होता है एलिसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक। इनको जब जलाते हैं, एलिसाइक्लिक को जब जलाते हैं तो ये बिना धुएं के साथ जलता है, विदाउट फ्लेम, यानी बिना धुएं। बिना धुएं के साथ चलते हैं। इनको जब जलाए, एलिसाइक्लिक को जब जलाते हैं तो ये बिना धुएं के साथ जलते हैं। जबकि एरोमेटिक को जब जलाते हैं हम तो ये धुएं के साथ जलते हैं। धुएं देते हैं, जलने पर क्या देते हैं, धुएं के साथ जलते हैं। ये बिना धुएं के साथ जलते हैं और ये धुएं के साथ जलते हैं। इनके उदाहरण एलिसाइक्लिक के उदाहरण हो सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन, साइक्लोइन चक्र के रूप में, साइक्लोहेक्सेन आदि। जबकि एरोमेटिक का उदाहरण, इसका एक उदाहरण है बेंजीन। इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन। देखिए दोबारा, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के अंदर देखो, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा है, एक तो खुली श्रृंखला वाले, एक बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले को बोलते हैं विव्रत और बंद श्रृंखला वाले को बोलते हैं सव्रत। ठीक है, विव्रत सव्रत योगी, विव्रत योगी सव्रत योगी। अब विव्रत के को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो संतृप्त यौगिक, एक होते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, जबकि असंतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एवं त्रिबंध होता है। यदि एकल बंध संतृप्त यौगिकों में देखो बेटे, संतृप्त यौगिकों में आता है एल्केन। क्या आता है, एल्केन। और एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है, एकल बंध, एकल बंध। और इसके उदाहरणों के मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेपेन, ओकेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। असंतृप्त में 2 प्रकार के यौगिक आते हैं, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। ठीक है। और एल्कीन एल्काइन के लिए, एल्कीन व एल्काइन के लिए कम से कम
2 कार्बन की आवश्यकता होती है। एक कार्बन की उपस्थिति में कभी भी एल्कीन और एल्काइन संभव है नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध हो सकता है, द्विबंध और त्रिबंध नहीं हो सकता। इसलिए कम से कम एल्कीन और एल्काइन के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2। और 2 होगा तो पहला जो इनका यौगिक होगा इनमें एल्कीन में तो हो जाएगा एथीन, एल्काइन में हो जाएगा एथाइन। मेथाइन, मेथिन कभी भी संभव है नहीं है, मेथेन हो सकता है, ठीक है। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। फिर इसके बाद था बंध श्रृंखला वाले में। देखो बंध श्रृंखला वालों में इनको 2 भागों में बांटा है, एक तो एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यौगिकों को जब हम जलाते हैं तो ये बिना धुएं के साथ जलते हैं, कोई धुआं उत्पन्न नहीं होती। जबकि एरोमेटिक को हम जलाते हैं तो धुआं उत्पन्न होती है, यानी धुएं के साथ ये जलते हैं। उदाहरण देख लो, इनके उदाहरण साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इनके उदाहरण प्रमुख जो इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है एरोमेटिक का वो है बेंजीन, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन का नामांकन। किस प्रकार हम हाइड्रोकार्बन का नामांकन करते हैं? 3 पद्धतियां प्रचलित है। हाइड्रोकार्बन की नामांकन की कितनी पद्धतियां हैं? 3 नामकरण, हाइड्रोकार्बन का नामकरण। डालो हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन के नामकरण की 3 पद्धतियां प्रचलित है। 3 पद्धतियां पहली है रूढ़ पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? जो आजकल सबसे ज्यादा काम में आने वाली जो पद्धति है वो कौन सी है? आईयूपीएसी पद्धति है ना। इन तीनों पद्धतियों में सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो पद्धति है वो है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति, ठीक है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में चाहे द्वार्षिक हो चाहे वार्षिक कोई सी परीक्षा हो, हर साल इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है आईयूपीएसी नाम का, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों पद्धतियों में सबसे पहली पद्धति लेते हैं रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति ले रहे हैं? रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति में लिखो इसमें यौगिकों का नामकरण। इसमें यौगिकों का नामकरण, उनके प्राप्ति स्रोत, एवं गुणों के आधार पर किया जाता है। रूढ़ पद्धति की तरफ, रूढ़ पद्धति में यौगिकों का जो नामकरण है वो उनके प्राप्ति, उन यौगिक, वो यौगिक कहां से प्राप्त हुए हैं, प्राप्ति के स्रोत एवं उनके क्या गुण है, उन गुणों के आधार पर किया जाता है। कई यौगिकों का प्राप्ति के आधार पर कर दिया और कई यौगिकों का उनके गुण के आधार पर कर दिया। तो देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर क्या आधार पर किया जाता है, ये लाइन। रूढ़ पद्धति में यौगिकों का नामकरण उनके प्राप्ति स्रोत एवं उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यौगिक और प्राप्ति स्रोत, रूढ़ नाम, और मैं लिख रहा हूं उसका प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत देखो
प्राप्ति स्रोत या गुण। पहला मैं ले रहा हूं मेथेन। मेथेन मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और मेथेन का जो रूट नाम है वो है मार्स गैस। क्या नाम है? मार्स गैस। मेथेन का जो रूट नाम क्या है? मार्स गैस। मार्स गैस क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि सबसे पहले इसको कहां से प्राप्त किया गया? मार्सी नामक स्थान। मार्सी बोलते हैं दलदल को। क्या बोलते? किसको बोलते हैं? दलदल। ये सर्वप्रथम मार्सी नामक स्थान से प्राप्त हुआ। मार्सी नामक स्थान, मार्सी बोलते हैं दलदल को। दलदल मार्सी नामक स्थान से प्राप्त। मार्स नामक स्थान से प्राप्त होने के कारण मेथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। मेथेन का एक और क्या नाम हो गया? मार्स गैस। दूसरा है मेथेनॉल। मेथेनॉल मेथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं और मेथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको। इसका सूत्र होता है CH3OH। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH है। और इसका जो रूट नाम है वो है वुड स्प्रिट, इन कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट बोलते हैं इसको। वुड स्प्रिट, ठीक है। वुड स्प्रिट बोल दो या कास्ट स्प्रिट बोल दो। ये इसको कहां से प्राप्त किया? पहले सबसे पहले इसको प्राप्त किया गया लकड़ी के भंजक आसन से। लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त हुआ। इसलिए या लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त होने के कारण इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट। किसको बोलते हैं? मेथेनॉल को। तीसरा एसिटिक अम्ल। तीसरा है पिवार एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH। इसको बोलते हैं सिरका। सिरका यानी ये एसिटम, एक लैटिन नाम तो है। लैटिन नाम क्या? एसिटम। एक लैटिन शब्द है एसिटम। इसको एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका क्यों पड़ा इसका नाम? सिरके का। सिरका है CH3COOH। इसका एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि एक एसिटम शब्द है जिसका अर्थ होता है सिरका। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक अम्ल। अगला है फॉर्मिक अम्ल। मेथेनॉइक अम्ल। इस सिरके को इस बोलते एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। नोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक
मेथेनॉइक का सूत्र होता है HCOOH। एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल का जो रूढ़ नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। और इसका क्यों पड़ा एसिटिक अम्ल? क्योंकि एसिटम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सिरका, सिरके से प्राप्त हुआ। बताइए मेथेनॉइक अम्ल और इसका जो नाम है रूढ़ नाम वो है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है फॉर्मिक, जिसका अर्थ होता है चिट्टी, आंट, चिट्टी होता है। क्योंकि सबसे पहले जो फॉर्मिक अम्ल जो प्राप्त हुआ ना, या मेथेनॉइक अम्ल प्राप्त हुआ, वो चिट्टी से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम यह चिट्टी से प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ लाल चिट्टी रखता हूँ, लाल चिट्टी से प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला है लैक्टिक अम्ल, पांचवा लैक्टिक अम्ल है। और इसका सूत्र क्या होता है? COOH, K3OH और H, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। इसका लैक्टिक अम्ल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये दूध से प्राप्त हो, दूध मतलब लैक्टम, दूध या लैक्टम से प्राप्त होता है। इसका नाम क्या पड़ गया? इसको रूढ़ नाम क्या है? ये रूढ़ नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या है? रूढ़ नाम। आईपीसी नाम तो गलत है इसका, रूढ़ नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। ये इधर में लिख सकता हूँ, रूढ़ नाम लिख सकता हूँ इसको मैं, इसका क्या रूढ़ नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। क्या है ये? लैक्टिक अम्ल, रूढ़ नाम ये। अब देखिए, दोबारा देखो, इसको समझिए। मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4। इसका मेथेन का जो रूढ़ नाम क्या है? मार्स गैस। मेथेन को हम रूढ़ नाम में किस नाम से कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्सी नामक स्थान से प्राप्त हुई। मार्सी बोलते हैं दलदल को। सर्वप्रथम इसको दलदल से प्राप्त किया, यानी मार्सी नामक स्थान से प्राप्त करने के कारण इसका नाम रूढ़ पद्धति में क्या रख दिया गया? मार्स गैस। दूसरा है मेथेनॉल। मेथेनॉल का जो रूढ़ नाम है वो है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट का होता है कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट। और इसका कास्ट स्प्रिट क्यों पड़ा? क्योंकि लकड़ी के बंजगासन, लकड़ी यानी वुड, लकड़ी के बंजगासन से प्राप्त हुआ। अगला था एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। और एथेनोइक अम्ल का जो रूढ़ नाम है वो एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि लैटिन शब्द होता है एसिटम, जिसका अर्थ होता है सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक। इस प्रकार मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। इसका जो रूढ़ नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। और फॉर्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक शब्द होता है लैटिन शब्द फॉर्मिक, फॉर्मिक का अर्थ होता है चिट्टी। सर्वप्रथम जो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हुआ या मेथेनोइक अम्ल जो प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ था? लाल चिट्टी से प्राप्त हुआ था। चिट्टी से प्राप्त करने के कारण या प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक अम्ल। और ये था लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्यों पड़ा इसका नाम है? क्योंकि ये दूध या लैक्टम से प्राप्त हुआ इसलिए। ठीक है, ये होगी रूढ़ पद्धति। अब देखो, रूढ़ पद्धति में 2-3 प्रकार से और बताया गया है कि इस प्रकार की श्रृंखला हो तो उनका नाम कैसे होता है और ऐसे हो तो क्या होता है। तो देखो, एक है अशाखित, अशाखित,
असाकिते, असाकिते दो, हाँ असाकित श्रृंखला वाले यौगिकों को इसमें 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 किसमें रूढ़ पद्धति में असांख्यिक श्रृंखला वाले यौगिकों को नॉर्मल यानी एन नॉर्मल यौगिक कहते हैं जैसे असांख्यिक यानी कोई शाखा नहीं है, जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH3, इस ये ऐसा की तरह, इसमें कोई शाखा नहीं है, सीधे की सीधे है ना, यानी ऐसा की तरह। शाखा का मतलब अलग से इधर इधर जुड़ जाए, एक इधर जुड़ जाए तो वो शाखित हो जाता है, लेकिन ये कैसा है ऐसा की है। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिखेंगे एन का नॉर्मल, पहले एन लगाएंगे नॉर्मल, फिर इसका नाम 4 कार्बन तो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है नॉर्मल है ब्यूटेन, लिख लो उदाहरण करो। और यदि 5 जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा नॉर्मल है पेंटेन, 6 जाए तो नॉर्मल हेक्सेन, 3 है तो नॉर्मल प्रोपेन, सीधे बिना शाखित यानी अशाखित यदि हाइड्रोकार्बन है यौगिक कैसा है अशाखित, तो उसके आगे क्या लगाते हैं नॉर्मल। ऐसे यौगिक को बिना शाखा वाले यौगिक को हम बोलते हैं नॉर्मल यौगिक, ठीक है। दूसरा, यदि किसी यौगिक में ये समूह पाया जाए CH3 CH3 ये समूह पाया जाए, ये समूह पाया जाता है तो उसी आइसो समूह कहते हैं, आइसो यौगिक कहते हैं। आइसो यौगिक कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण के तौर पर है, यह मान लो इस यौगिक का नाम क्या है, ये समूह पाया जा रहा है इस प्रकार का, ये देखो मुझे है तो इस बोले आइसो, वन का नाम तो पेंटेन, इसका नाम क्या है आइसो पेंटेन, इसका नाम क्या है आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन। और यदि ऐसा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, इसका नाम क्या है आइसो ब्यूटेन, ठीक है। और यदि किसी यौगिक में इस प्रकार का समूह पाया जाता है, यदि यौगिक में CH3 इस प्रकार का समूह पाया जाता है तो वह नियो यौगिक होता है, नियो। होता है इस प्रकार का एक कार्बन से यदि तीन मेथिल समूह जुड़ जाए, एक कार्बन से इस कार्बन से कितने मेथिल समूह जुड़ गए 3, तो इसको बोलेंगे नियो समूह, क्या बोलेंगे नियो यौगिक। देखो जैसे उदाहरण के तौर पर इस कार्बन से देखो ऐसे जोड़ देते हैं, हाँ भाई ये जोड़े 3 4, इसका नाम क्या है, ये नियो तो है 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम है नियो हेक्सेन,
इसका नाम क्या है, नियोहेक्सेन। और यदि ऐसा हो जाए तो इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, 6 तो हेक्सेन, 4 तो ब्यूटेन, 3 तो प्रोपेन। ठीक है, ये होगी आपकी एक पद्धति, होगी कौन सी, रूढ़ पद्धति। अब अगली एक पद्धति दे रखी है व्युत्पन्न पद्धति। तो दूसरी पद्धति देखिए अपन, हाइड्रोकार्बन के जो नामकरण की जो दूसरी पद्धति है वो है व्युत्पन्न पद्धति, डेरिवेटिव व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में लिखो, इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण, में यौगिकों का नामकरण, यौगिकों का नामकरण है उस यौगिक को अन्य यौगिक का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है, अन्य यौगिक का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है, व्युत्पन्न मानकर किया जाता है किसी यौगिक को। यदि नामकरण कर रहे हो कौन सी पद्धति से, व्युत्पन्न पद्धति से कर रहे हो, तो उस यौगिक को किसी अन्य यौगिक का व्युत्पन्न मानकर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे मैं लिखूं, मान लो ये है ये है, तो इसमें देखो ये यौगिक है, इसमें इस यौगिक को, इस पूरे यौगिक को इसका व्युत्पन्न मानकर किया गया। ये क्या है, मेथेन। ये कौन सा है, मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न तो किसका नाम होगा, व्युत्पन्न यौगिक। व्युत्पन्न यौगिक तो मानेंगे हम मेथेन को। किसको मानेंगे, मेथेन को। और नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, देखो 3 है, 3 तो ट्राई, और ये है इनको बोलते हैं मेथिल। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल, ट्राई मेथिल मेथेन। इसका नाम क्या है, ट्राई मेथिल मेथेन, ट्राई मेथिल मेथेन। यदि ऐसा हो जाए तो CH3 CH2OH, यदि ये है, इस यौगिक को हम व्युत्पन्न मानेंगे इसका CH2OH का, CH2 इसका यौगिक मानेंगे, इसका व्युत्पन्न मानेंगे। तो CH2OH ये है, CH3OH का व्युत्पन्न मानेंगे, किसको मानेंगे, CH3OH का। और ये है क्या, कार्बिनॉल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। ये मेथेन का है, और CH3OH कार्बिनॉल का व्युत्पन्न, कार्बिनॉल का व्युत्पन्न ये है। इसका नाम हो जाएगा, ये तो कार्बिनॉल है इतना, तो ये क्या, मेथिल। इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनॉल। ये मेथिल हो गया, ये कार्बिनॉल हो गया। इसका नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। और यदि ऐसा हो जाए तो एसिटिक अम्ल का लेते हैं, CH3 CH2 COOH, एसिटिक CH3 COOH का व्युत्पन्न मानकर, एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न मानकर, इसका व्युत्पन्न, इस यौगिक को किसका व्युत्पन्न माना है, एसिटिक अम्ल का। तो इसका नाम हो गया मेथिल एसिटिक अम्ल। ये हो गया मेथिल, और ये हो गया एसिटिक अम्ल, मेथिल एसिटिक अम्ल, मेथिल एसिटिक अम्ल।
अब हम देखो, अब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे घर जाके, इनके नाम लिखोगे तुम। मैं लिखता हूं, देखो CH3 CH2 CH3, इधर जोड़ता हूं मैं, इतना ही देता हूं, इसका नाम CH3 CH3 CH2OH। इनका नाम प्रैक्टिस करोगे। ये तो हो गया, देखो इधर वाला, ये तो हो गया व्युत्पन्न, मेथेन, मेथेन हो गया। इसका नाम हो जाएगा एथिल, एथिल मेथेन, एथिल मेथेन। ये व्युत्पन्न हो गया, ये C2OH का व्युत्पन्न हो गया, ये होगी। इसका नाम हो जाएगा ये आइसोसोमो, आइसोप्रोपिल। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कार्बोनॉल। इसको बोलेंगे एथिल, दो कार्बन हो जाता है एथिन, एक कार्बन तो मेथिन, मेथिल एक कार्बन, दो है तो एथिल, तीन है तो प्रोपिल, एथिल मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा प्रोपिल, तीन है तो प्रोपिल, प्रोपिल नॉर्मल प्रोपिल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे लेंगे नेक्स्ट, कल लेंगे IPAC पद्धति।